students, welcome to chapter number 15 in your syllabus which is called Improvement in Food Resources. ये आपके टेक्स्ट बुक का आखिरी चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और जो लोग इसको 2021 के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि सिलेबस आपके स्कूल में ना हो, सीबीएसई ने इसको काट दिया है सिलेबस में से, बट हम लोग फिर भी इसको कवर करने वाले हैं बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सही बट फ्यूचर क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जनरल अवेयरनेस के लिए ये वाला चैप्टर बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको फिर भी ये चैप्टर देखना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये प्लेलिस्ट में करीब 9 to 10 वीडियोस होंगे, छोटे छोटे वीडियोस होंगे एंड वील डेफिनेटली हैव सम फन। तो चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, राइट? आपको, मुझे, प्लांट्स को, एनिमल्स को, बैक्टीरिया से लेके बड़े बड़े एनिमल्स, ट्रीज तक सबको फूड चाहिए। क्यों चाहिए? उनको चाहिए प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। इनको ये सब चीजें क्यों चाहिए? बिकॉज हर चीज का, हर मॉलिक्यूल्स का, हर केमिकल का हमारे लाइफ से कोई ना कोई डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या रिलेशन है? फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन का रिलेशन क्या है? तो प्रोटीन हमारे बॉडी में डीएनए के रूप में है, आरएनए के रूप में है। मसल्स आर मेड ऑफ प्रोटीन, तो अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो मसल्स डेवलपमेंट कम होगा। कार्बोहाइड्रेट्स इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, सो दैट्स ऑब्वियसली वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूं तो मुझे एनर्जी की जरूरत है। फैट इज अगेन अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, इट्स अ स्टोरेज ऑफ एनर्जी एंड इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन अदर स्टफ। यस, मिनरल्स एंड विटामिन, दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, ये सब अपने को रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की। और विटामिन्स जैसे आपने सुना होगा विटामिन ए, डी, ई, के, ए, बी, सी, डी, ई, के, है ना? सो ए, डी, ई, के जैसे फैट सॉल्यूबल है, बी और सी जो है वो वाटर सॉल्यूबल है। तो बेसिकली ये विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये जो कम मात्रा में आपको चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो विटामिन्स एंड मिनरल्स है ये थोड़े से लेट्स से खाने में नमक की तरह है। आप बोलेंगे नमक इतना सही तो डाला है, बट वो नमक के बिना बाकी सारी चीजें सब फीकी से लगने लगती है। सो इट्स लाइक दैट। सो ये सब हमको चाहिए। क्यों चाहिए? बॉडी डेवलपमेंट हमने बात किया, हमारे सेल्स को डेवलप होने के लिए डीएनए, आरएनए की जरूरत है। तो अगर डीएनए ही नहीं है, अगर डीएनए ही नहीं है तो हमारा ग्रोथ ही कैसे होगा? अगर प्रोटीन्स नहीं है तो हमारे मसल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। हमको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, पर हमारे जो भी बॉडी में मसल्स हैं उसको ऑप्टिमम आपके तरीके से, अगर आप फुटबॉल खेलना चाहो तो उतना तो हो, अगर आप खड़े रहना चाहो उतने मसल्स तो हो। आपको लगता है ये कौन से मसल्स है? नहीं, ये मसल्स भी हैं तभी मैं खड़ा हूं। अगर ये मसल्स भी वीक हो जाए, दुखने लग जाए, तो मैं खड़े भी नहीं रह सकता। सो डेफिनेटली बॉडी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ग्रोथ के लिए। जैसे मैंने आपको बोला, अगर डीएनए इज अ प्रोटीन, इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, देन डीएनए ही बेसिकली पहले डिवाइड होता है। आपको सेल डिवीजन वगैरह आपने पढ़ा है। तो जब सेल डिवाइड होता है तो पहले क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं और क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीएनए। तो ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, और हेल्थ के लिए। सो हेल्थ के लिए आप समझो जैसे कि फॉर एग्जांपल विटामिन्स, मिनरल्स, अगर फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो आपके बोन्स ब्रिटल हो जाएंगे, आपको आर्थराइटिस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। बेसिकली ये सब बीमारियों के नाम है। तो ये सब आपको हेल्थ, इल हेल्थ कर देंगे अगर आपके बॉडी में कुछ मिनरल्स नहीं है या विटामिन्स की कमी है। फॉर एग्जांपल विटामिन बी की कमी है तो आपका पेट में डाइजेशन नहीं होगा अच्छा, है ना? आपकी अगर विटामिन ए नहीं तो आई साइट खराब हो जाएगी। सो ये हेल्थ के लिए। सो दीज मिनरल्स आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड, दीज विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड। वाई? बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। सो हमको चाहिए कि हमारा बॉडी डेवलप हो, ग्रोथ हो और हेल्थ अच्छी रहे, बिकॉज आर लाइफ इज लाइक दिस। हमको ये सब चीजें करनी है, मुझे बात करनी है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे सीखना है, मुझे काम करना है। फॉर ऑल दीज थिंग्स यू नीड दीज न्यूट्रिएंट्स। नाउ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। अब फूड कहाँ कहाँ से आता है आपका? अगर आप देखो, आप वेजिटेरियन हो तो आपका फूड मोस्टली एग्रीकल्चर से आएगा। और अगर आप एनिमल प्रोडक्ट्स लेते हो जैसे कि इवन इफ यू टेक मिल्क, पनीर, घी वगैरह, देन ऑल्सो यू आर डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन एनिमल प्रोडक्ट्स ऑल्सो,
right? And if you're a non-vegetarian, definitely you will be eating some agricultural products and definitely some animal products, right? So we obtain nutrition from these two things. Clear hai? Great. Now India needs 1/4 billion tons. Billion is like 10⁻⁹, मतलब कि 10⁹ इतने सारे. सो 1/4 मतलब समझ लो आप लोग 0.25 इंटू 10⁻⁹ टन्स. टन्स का मतलब होता है 1000 kg. मतलब इतने टन ग्रेन इंडिया को हर साल लगता है. एंड इट इज ग्रोइंग. इट इज ग्रोइंग बिकॉज इंडियाज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग. 1 बिलियन से कई ज्यादा हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है. एंड वी नीड दीज फूड ग्रेन्स. और वो फूड ग्रेन्स की जरूरत है हमको. बट वो फूड ग्रेन्स अगर हो गए तो ट्रांसपोर्टेशन भी होना चाहिए, हर एक के पास पहुंचना भी चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो सब बातें हैं. बट दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड. इफ यू टेक द पॉपुलेशन एंड द एवरेज एज, और एक आदमी को कितना खाने को लगना चाहिए, कितना होना चाहिए उसके पास, ऑल दिस कैलकुलेशंस गिव यू दिस काइंड ऑफ अ इनसेन नंबर. इतना सारा आपके पास फूड ग्रेन्स होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए. ठीक है. वैसे इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? इंडिया की पॉपुलेशन है 1 बिलियन, 1.3 बिलियन. तो अगर आप यहां पे देखो, सो एक आदमी को एक साल में 70, 80, 100 kg ग्रेन्स तो लग ही जाएगा डेफिनेटली. सिर्फ आदमी को, लाइफ स्टॉक को लगेगा वो अलग. हेंस फूड प्रोडक्शन नीड्स टू बी इंक्रीज्ड. अब देखो, अगर पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, खाने वाले लोग ग्रो हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हर एक को जितना रिक्वायर्ड है उतना खाना मिले, तो ऐसे केस में हम लोग चाहते हैं कि फूड प्रोडक्शन बढ़े. तो फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? फूड प्रोडक्शन मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, एनिमल फूड प्रोडक्ट्स ऑल्सो, जैसे कि मिल्क, मीट वगैरह वगैरह. सो फूड प्रोडक्शन नीड्स टू बी इंक्रीज्ड. या तो आप कर सकते हो इंक्रीज इन एरिया ऑफ कल्टिवेशन, या फिर लेट्स से कल्टिवेशन इज फॉर एग्रीकल्चर बट फॉर एनिमल हस्बेंड्री ऑल्सो. जैसे कि अगर आपको लेट्स से अगर इस गांव में 100 लोग रहते हैं तो कुछ गाय होगी तो सारे गांव को दूध सप्लाई हो जाएगा. बट अगर गांव की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो गाय की पॉपुलेशन भी बढ़नी पड़ेगी. अब ज्यादा गाय होने के लिए ज्यादा एरिया चाहिए. सो बेसिकली टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन यू विल नीड, ऑब्वियसली यू विल नीड अ बिगर फार्म, you will need a bigger place for the cows and buffaloes to stay, so you will have to increase the area. So food production needs to be increased by increasing area or production efficiency. तो हम क्या बोल सकते हैं? देखो, मेरे पास तो इतनी खेती है, मैं लैंड कहां बढ़ाऊं? बाजू में किसी और की खेती है ना, मैं लैंड कैसे बढ़ाऊं? तो आप क्या सोचते हो कि मैं इसी लैंड पर अब कुछ एफिशिएंटली काम करता हूं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास दिन में 24 घंटे हैं और आपको ये सब काम करने हैं, तो आप बोलेंगे ओहो इतने सारे काम करने हैं और भी काम करने हैं, तो फिर 24 की जगह 25 घंटे होने चाहिए मेरे पास दिन में. तो आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, 24 घंटे फिक्स्ड है, वो नहीं घंटे बढ़ सकते. तो आप बोलोगे 1 मिनट, एक काम करते हैं, जितना टाइम है उसमें ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं. तो क्या आपका काम बढ़ेगा? क्या आप ज्यादा काम कर पाओगे? यस, कर पाओगे. सो या तो आप ज्यादा टाइम के लिए करो या तो ज्यादा एफिशिएंसी से करो. इन बोथ केसेस योर वर्क आउटपुट विल इंक्रीज. सिमिलरली अगर आपको फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप लैंड एरिया बढ़ा दो जहां पर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, है ना. या तो आपकी गाय जहां पर रहती है या बफेलोज जहां रहते हैं वो उसको एरिया को बढ़ा दो, या तो फिर कल्टिवेशन ऑफ लैंड वाले को बढ़ा दो, या तो फिर आप नहीं बढ़ा सकते तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ा दो. एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे? तो आप बोलेंगे सर प्लांट्स जो ग्रो हो रहे हैं उनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाओ? सी, एफिशिएंसी आप बढ़ा सकते हो आप उसका यील्ड बढ़ा के. मतलब कि ऐसा होता था कि आप थोड़ा सा क्रॉप निकालते थे पर स्टोर नहीं कर पाते थे, वेस्ट हो जाता था, तो वेस्टेज हुआ, एफिशिएंसी कम हो गई. तो आपने बोला मैं ऐसा करूंगा, मैं वेस्टेज नहीं करूंगा, आई विल ग्रो मोर स्पेस टू स्टोर इट. हो सकता है मैं कोल्ड स्टोरेज बना दूं, है ना. सपोज आपके जगह पे बहुत सारा दूध आता था बट बिक नहीं पाता था, खराब हो जाता था, स्टोरेज नहीं था, तो आपने एक स्टोरेज बनाया, उसमें स्टोर होता है. सो आपने एफिशिएंसी बढ़ा दी, राइट. ऐसे और बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोग आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं. ये तो इंट्रोडक्शन है, राइट. सो क्रॉप्स और लाइवस्टॉक दोनों का प्रोडक्शन एफिशिएंसी या लैंड एरिया बढ़ा सकते. ग्रीन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन फॉर फूड ग्रेन एंड मिल्क प्रोडक्शन. सो कुछ साल पहले इंडिया को फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़ते.
इंपोर्ट. इंडिया वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ ग्रेन्स. चावल, गेहूं, ये सब बाहर से मंगाना पड़ता था. यस, दिस हैड टू बी इंपोर्टेड. कुछ लोगों को पता नहीं होगा, आपके लेट्स से पापा के ज़माने के या फिर आपके दादाजी के ज़माने में आप उनको पता होगा कि फॉरेन कंट्री से अलग अलग टाइप के राइस आते थे. ओके, सो इस तरीके से अपने को इंपोर्ट करना पड़ता था. सो नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर लाइक इन हिस्ट्री, व्हाट हैपेंड इज कि ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं वो स्टार्ट हुआ. उसमें द इन प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट वॉज एम्प्ड अप, वो बढ़ गया. और उसकी वजह से इन अ फ्यू इयर्स इंडिया टर्न फ्रॉम इंपोर्टर टू एक्सपोर्टर. हम ज्यादा फूड ग्रेन्स बनाने लगे, अब हम एक्सपोर्ट करते हैं. सो राइट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फूड, बट स्टिल नॉट मेनी पीपल गेट द फूड बिकॉज ऑफ अदर प्रॉब्लम्स. वो हम लोग कंसिडर करेंगे. बट द पॉइंट इज कि ये ग्रोथ बढ़ना चाहिए, एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए. उसमें ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ. सो ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर फूड ग्रेन्स, ग्रीन, एंड व्हाइट रेवोल्यूशन ऑब्वियसली फॉर मिल्क प्रोडक्शन. तो आपने अमूल वगैरह का नाम सुना होगा. अमूल इज अ मिल्क कंपनी. तो दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कि मिल्क प्रोडक्शन वॉज इंक्रीज. अगर आप और पढ़ना चाहो देन आई विल डेफिनेटली एनकरेज यू टू रीड मोर अबाउट ग्रीन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन ऑन द इंटरनेट. जस्ट एक प्रॉपर वेबसाइट से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका अच्छा फायदा होगा. यहां वहां से पढ़ोगे तो इनकम्प्लीट नॉलेज मिल सकती है. दिस इंक्रीज फूड प्रोडक्शन माइट कॉज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. नाउ अगर हम लोग ज्यादा फूड प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आप समझो हमको सिर्फ लैंड की जरूरत नहीं है, हमको पानी की, हमको फर्टिलाइजर्स की, हमको मशीन्स की, हमको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी मशीन्स लगेगी, फॉसिल फ्यूल्स लगेंगे. तो ये सब चीजें आपको समझ में आ रहा है कि फूड प्रोडक्शन सिर्फ बढ़ा देना इज नॉट दैट क्लीन, इज नॉट दैट सेफ फॉर द एनवायरमेंट. एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट. आपको लगता होगा कि मैं एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहा हूं, मेरे घर में कोई धुआं नहीं हो रहा है. बट आप समझो कि जब वो एलपीजी का सिलेंडर आपके घर में आया तो वो जो ट्रक था, टेम्पो था, वो जब चला तो उसने तो धुआं किया ही है. सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, इवन इफ इट इज पॉसिबल, इट विल डेफिनेटली लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बिकॉज आपको डैम्स बनाने पड़ेंगे, आपको कुएं खोदने पड़ेंगे, एंड इन एनी केस देयर विल बी सम काइंड ऑफ डिग्रेडेशन. यस, फॉर श्योर. Hence, sustainable practice are needed. Sustainable, sustain का मतलब है I want to sustain my energy for the next 2 hours. इसका मतलब मैं बचा के रखना चाहता हूँ. So sustainable का मतलब ये है कि आप चाहते हो कि जो भी आप चीजें यूज कर रहे हो वो एकदम से यूज मत कर लो. जैसे कि अगर आपकी खेती बहुत अच्छी है, लैंड बहुत अच्छा है, पानी बहुत है, और आपने आने वाले 10 साल तक, 50 साल तक सिर्फ वीट ग्रो किया, उस पर साल भर सिर्फ वीट ग्रो किया, तो क्या होगा कि उसके न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होने के लिए आपने मौका ही नहीं दिया. कंटिन्यूसली वीट प्रोडक्शन थक जाएगी, वो जमीन थक जाएगी, मतलब न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे. उसको रिप्लेनिश होने के लिए वो आपने पढ़ा है ना, साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, उसके लिए जरूरी है कि कुछ साइक्लिक तरीके से हो. सो आपको सिर्फ वीट नहीं चलाना चाहिए, आपको बीच में दाल का क्रॉप लगाना चाहिए, आपको लेग्यूम्स का क्रॉप लगाना चाहिए, सोयाबीन लगाना चाहिए. ऑल दीज क्रॉप्स आर ऑल्सो नेसेसरी सो दैट आपकी सॉइल. yes, so anyway there are many other practices which you can follow. So sustainable practices are needed, like mixed farming. जैसे मैंने आपको बोला, एक ही जगह पे आप अलग अलग क्रॉप्स यूज कर रहे हो. इंटरक्रॉपिंग है ना. वैसे भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है कि फार्मिंग के साथ साथ आप लेट से पोल्ट्री कर रहे हो, लेट से आप लोगों ने काउज और बफेलोज रखे हुए हैं, तो उन्हीं का जो क्या बोलते हैं, गोबर होता है, गाय का गोबर, उसी को आपने एज मैन्योर यूज कर लिया, बायोगैस भी यूज. सो ऑल दिस इंटीग्रेटेड का मतलब है आप 2-3 चीजें एक साथ करो. इफ आई एम अ फार्मर, आई विल ऑल्सो डू दैट सो दैट it is a complete ecosystem, it's a complete let's say cycle, so that I can use all those waste and put it in my soil so that वो replenish भी हो जाए, right? So these are the practices which a farmer or which people should apply so that sustainably food production बढ़े. The important question now is how to increase the yield of livestock and crops for all of humanity sustainably. मतलब क्या,
इंसान के लिए, सारे लोगों के लिए हमको लाइफ स्टॉक या क्रॉप्स का यील्ड बढ़ाना पड़ेगा। तो या तो ज़्यादा प्रोडक्शन करो या तो एफिशिएंटली करो, बट सवाल यह है कि सस्टेनेबली यील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं। दैट्स द मेन क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन एंड दिस is the feeling behind putting this chapter in your syllabus, that you should understand that your food has to come from somewhere and it definitely has an impact on the environment. So how can you have the best possible impact, or let's say the least worst kind of an impact on the environment, so that आपके आने वाली generations भी sustainably grow हो सके, right? So let's close this video here. Small video था, अब next videos में हम लोग बात करने वाले हैं improvement in food resources की। चलो let's close this, we'll see you in the next video.